हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि एचपीपीएससी का जो जेयूआईटी का एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में, जिसको आप रैपिड फायर वीडियो भी बोल सकते हैं, हम 100 एमसीक्यूज जो है वो इंडियन जीके के डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर या बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फटाफट से डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक तरीके से जो है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। और अगर आपको इसी तरीके की करंट अफेयर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, यस, आपको करंट अफेयर की भी 100 क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले भाई, आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर हमने एक कोर्स चलाया है। जिन्होंने भी एचपीपीएससी जेईआईटी का फॉर्म भरा है, आप सिंपल सा जो है वो यहाँ पर देखोगे। मैं एक बार आपको डिटेल में चेक करवा देता हूँ कि अगर आप जाओगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको तीसरे नंबर पर एचपीपीएससी जेईआईटी 2025। ये एक मॉक टेस्ट बैच है। अब ये बैच जो है वो दूसरों से कैसे अलग है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे करंट अफेयर का ये जो है वो टेस्ट डाला गया है, तो यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे ये आपके पास करंट अफेयर आ जाएंगे। जो भी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जैसे ही आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, ये तो आप अटेम्प्ट करोगे खुद से, और जैसे ही सबमिट टेस्ट पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, आपको एनालाइज करेगा कि कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और एक तरीके से जो है वो पूरा आपको यहां पर डिटेल मिल जाएगी। चलो, ये तो सही है कि भाई ये तो आप कहीं पर भी दे सकते हो। मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जीके स्टडी के साथ आपको जुड़कर क्या मिलेगी, जैसे ही आप क्लिक करोगे कि ये क्वेश्चन की डिटेल्ड सॉल्यूशन पर, तो यहां पर आपको जो है वो डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। मतलब एक तरीके से आप एक बोल सकते हो कि मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। देखो लो, इतनी डिटेल में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, यहां पर आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि भाई ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है, तो ये है आपका भारत। और इसके अलावा और भी डिटेल इसके बारे में बताई गई है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली 10 देश कौन से हैं, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके अगले क्वेश्चंस में डिटेल आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में इसी तरीके की डिटेल आपको मिलेगी, चाहे वो फिर कंप्यूटर के हों, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन, मतलब पेपर 2 अगर मैं आपको यहां पर दिखा दूं, ठीक है, डेली टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। इस तरीके से जैसे ही आप पूरा यहां पर जो है वो मतलब ये पूरा मॉक टेस्ट आप दे दोगे, उसके बाद जैसे ही व्यू रिजल्ट पर क्लिक करोगे, तो यहां पर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये देखो आपको पूरी डिटेल जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, इवन इमेजेस भी जो है वो यहां पर ऐड की गई है। तो एक तरीके से फुल आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो जो भी एचपीपीएससी जेईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जरूर जाकर जो है वो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। यहां पर बात हो रही है वर्ड की, कि जो ये सिंधु सभ्यता वर्ड है इसका यूज सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन मार्शल। ज्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से डिस्कस करेंगे। जॉन मार्शल ने जो है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता वर्ड का यूज किया था। राखलदास बंदोपाध्याय या फिर राखलदास बनर्जी भी आप बोल सकते हैं, इन्होंने जो है वो मोहन जोदड़ो की खोज की थी, और दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा की खोज की थी। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है। ये लिपि काफी हद तक जो है वो ग्रीक भाषा से जुड़ी हुई थी। हड़प्पा लिपि को पूरी तरीके से समझा जा चुका है, तो ये तो गलती है, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, लिपि ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती थी, या फिर ये जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा है कि दाएं से बाएं जो है वो हड़प्पा लिपि को जो है वो लिखा जाता था। समझ आ गया। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था। ठीक है, कौन सी सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। चीनी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, यूनानी सभ्यता थी, या फिर रोमन सभ्यता थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिस्र की सभ्यता, यानी कि जो इजिप्शियन सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो किसके क्लोज मानी जाती थी या समकालीन मानी जाती थी, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक है, डैश मतलब क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता है, अक्षय युगीन सभ्यता है, या कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांस्य युग, या जिसको बोलते हैं आपका ब्रॉन्ज एज, ठीक है, उससे रिलेट जो है वो मानी जाती है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो मोहन जोदड़ो है, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जितना जितना इंफॉर्मेशन मुझे लगेगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक कई बार पूछ लिया जाता है, कालीबंगन, कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। कहां पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है। ठीक है, देखिए बहुत सारे हड़प्पा स्थल है, आपने पढ़े भी होंगे। तो इसमें पूछा गया बीनागढ़ वाला कौन सा है इनमें से, लोथल है, रोपड़ है, चूंदड़ो है, या आलमगीरपुर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, चूंदड़ो। चूंदड़ो को अगर हम बात करें इसकी फाउंडेड की, कि किसने इसको जो है वो फाउंड किया था, तो इसको याद रखिएगा, एनजी मजूमदार।
ठीक है, एमजी मजूमदार ने इसको फाउंड किया था 1931 में, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा कौन सी रिवर के किनारे ये पड़ता है, तो रिवर के किनारे पड़ता है आपका सिंधु रिवर के किनारे। ठीक है, प्रेजेंट में कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चुनरों में क्या क्या मिला है, जो फेमस चीजें पूछी जाती है, एक तो आपका मोतियों का कारखाना, मोतियों का कारखाना कहां पर मिला है, चुनरों में मिला है। और मानव बलि के साक्ष्य, ठीक है, कि भाई मानव बलि भी दी जाती थी, उसके साक्ष्य भी आपके चुनरों में मिले हैं। वैसे तो और भी चीजें मिली है, बट एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बट जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कि चुनरों की जो खोज की थी वो एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी। रिवर सिंधु के किनारे स्थित है। मोतियों का कारखाना और मानव बलि के साक्ष्य जो कहां पर मिले हैं, वो चुनरों में मिले हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं, ठीक है, तो वो मिले हैं आपके सुरकोटदा के किनारे। ठीक है, मतलब सुरकोटदा में जो है वो आपके घोड़े के निशान मिले हैं। याद रखिएगा कहां पर पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एचपी के एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा, सेंटर के एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता थी वो क्या थी, तो वो था आपका नगर नियोजन। मतलब कि नगर का जो नियोजन किया गया था, नगर को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था जो कि उनकी सबसे अनूठी विशेषता बनता है। चलिए आगे करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भाई मोहनजोदड़ो पड़ता है आपका सिंधु नदी के किनारे, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे, ये नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। शेर, हाथी, बाघ, हिरण। ठीक है, तो वो भाई शेर के बारे में नहीं जानते थे, बाकी हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, तीनों के बारे में जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कि मतलब कि जो उनकी धार्मिक प्रथाएं चलती थी उनके बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है। वे मंदिरों में पूजा करते थे, उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था, कोई मंदिर नहीं मिला है, वे पशु देवताओं की पूजा करते थे। तो इसका जो सही आंसर है, कोई मंदिर नहीं मिला है। आपने बहुत सारी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पढ़े होंगे, बट ये कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा कि किसी मंदिर का साक्ष्य जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में डैश को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, भूमि, सोना, मवेशी या फिर चांदी। ठीक है, किसको, तो इसका जो सही आंसर है वो है मवेशी। मवेशी यानी कि जो जानवर होते थे उनको वैदिक काल में सबसे मूल्यवान की सबसे कॉस्टली जो संपत्ति है वो माना जाता था। ठीक है जी। अच्छा, जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसका अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो उसका टाइम पीरियड है। कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई जो आपका हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। ठीक है, अगर आपको पता है। नेक्स्ट आपका, किस वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं हैं जिन्हें नगरों को नष्ट करने वाला बताया गया है। ठीक है, वेद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा वेद है जिसमें इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं हैं और उन्हें नगरों को नष्ट करने वाला बताया गया है, कौन सा वो वेद है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपको पता होगा सबसे पुराना जो वेद है, ठीक है, वो आपका ऋग्वेद है। दूसरा क्या है कि इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और इसका जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ऋग्वेद में जो है वो दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है कि भाई दास प्रथा चलती थी, और इसके अलावा उसमें सभा का भी उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद 10 मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और दास प्रथा और सभा प्रथा का भी उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। चलिए अगला, ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि प्रारंभिक वैदिक युग में समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और यार ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और विधग में भाग लेती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केवल सेकंड। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और विदथ में भाग लेती थी, मतलब जनरली सभा में भाग लेती थी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा। ठीक है, वैदिक काल की दो विद्वान महिलाओं के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनका नाम है गार्गी, ठीक है, प्लस आपका मैत्रेय, मैत्रेयी। ठीक है, तो गार्गी और मैत्रेयी वैदिक काल की दो विद्वान महिलाएं थी, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय हैं जो षड दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय हैं जो षड दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, भारतीय दर्शन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, भारतीय दर्शन के जनक इनको बोला जाता है शंकराचार्य। ठीक है जी, शंकराचार्य, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था। बात किसकी हो रही है, उत्तर वैदिक काल की हो रही है भाई। उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था आपका भागदूत। ठीक है जी, भागदूत, जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं राजस्व संग्राहक, भाई राजस्व को इकट्ठा करने वाला। ठीक है, इसको बोला जाता था। एक और चीज याद रखिएगा,
महिषी किसको बोलते थे? महिषी, बात किसकी हो रही है? उत्तर वैदिक काल की हो रही है। महिषी बोलते थे आपकी जो मुख्य रानी होती थी। उसके अलावा दत्ता किसको बोलते थे? दत्ता बोलते थे आपके जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों को दत्ता बोला जाता था। और पालागल किसको बोलते थे? ठीक है, पागल मतलब लिख लीजिएगा, पागल पालागल, ये होते थे आपके संदेशवाहक, संदेश जो लेकर आते थे उनको पालागल बोला जाता था। तो भागदूत जो है वो आपके कर वसूलने वाले होते थे, महिषी आपकी जो मुख्य रानी होती थी, दत्ता आपके गुप्तचर होते थे, पालागल जो है वो आपके संदेशवाहक होते थे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद को जो है वो धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद माना जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अच्छा, न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वैदिक जनजातीय सभा का नाम क्या था? जो ऋग्वैदिक जनजातीय सभा थी, जिसका काम क्या था? न्यायिक कार्य करना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? उसको सिंपल सा सभा बोला जाता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गंगा और यमुना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान गंगा और यमुना का उल्लेख जो है वो किया गया है। अगला है, उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या हैं? कौन से हैं? तो वो हैं आपके आर्यावर्त, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत। ठीक है, ये भारत के 3 व्यापक विभाजन माने जाते हैं उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार। ठीक है जी, कौन कौन से? आर्यावर्त, ठीक है, मध्य देश और आपके इसके साथ ही दक्षिण भारत। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके महायज्ञ क्या थे? महायज्ञ क्या होते थे? महायज्ञ थे जो आपके वो होते थे आपके यज्ञ जो केवल एक कुलीन और धनी व्यक्ति और राजा द्वारा ही किए जा सके, और इसके अलावा जो है वो आपके राज्याभिषेक। तो ए और बी दोनों ही आंसर इसके जो है वो सही है। नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो भाई नंद राजवंश के संस्थापक थे आपके महापदम नंद। ठीक है, इसको नंद वंश के राजवंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, महापदम नंद जो है इनको पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, और पुराणों में इन्हें जो है वो सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया है। ठीक है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला महापदम नंद को, तो इन्होंने नंद राजवंश के संस्थापक इनको जो है वो माना जाता है। अच्छा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करता है? ठीक है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का वर्णन करता है। एक बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? ठीक है, कहां का था? चंद्रप्रघोत नाम है ये शासक का, चंद्रप्रघोत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अवंती। ठीक है, अवंती का शासक था, और प्रेजेंट में जो एमपी में पड़ता है आपका अवंती, और चंद्रप्रघोत जो है वो प्रघोत वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, प्रघोत वंश का संस्थापक, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध संगीति डैश के शासनकाल के दौरान हुई थी? किसके शासनकाल के दौरान हुई थी आपकी सेकंड बौद्ध संगीति? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कालाशोक। ठीक है जी, कहां पर हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आपका सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? किसके बारे में बात हो रही है? सुरसेन महाजनपद की बारे में बात हो रही है। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी मथुरा। फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, उदीन ने मगध की राजधानी को डैश से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? किसने किया था? उदीन ने किया था। किसकी राजधानी? मगध की राजधानी। कहां से पाटलिपुत्र बदली थी? तो वो बदली थी आपकी राजगृह से। राजगृह से पाटलिपुत्र कौन ले गया था? वो ले गया था आपका उदीन। तो कोई से भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने अपने राजा के बीमार होने पर मगध साम्राज्य का एक सहायक चिकित्सक प्राप्त किया था? ठीक है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने, राज्य में पूछा गया है यहां पर, अपने राजा के बीमार होने पर मगध साम्राज्य का एक सहायक चिकित्सक प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका अवंती। डी आंसर जो है वो इसका सही होगा, मतलब डायरेक्टली अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? ठीक है, कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वज्जी। पहला आंसर जो है वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन था, ठीक है, जिसने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकार नामक अपने मंत्री को भेजा था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो है वो इसका सही आंसर है डी। याद रखिएगा, किसको भेजा था? वासाकार नाम के मंत्री को।
नेक्स्ट है, सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धनानंद। ठीक है, धनानंद के टाइम पर जो है वो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। समझ आ गया। चलिए अगला है, बौद्ध धर्म की नींव डैश आर्य सत्य और डैश आंगिक मार्ग है। ठीक है, बौद्ध धर्म की नींव जो है वो आपके कौन कौन से है? तो 4 आपके जो है वो आर्य सत्य हैं और 8 जो है वो आंगिक मार्ग है। ठीक है, तो 4 और 8 जो है वो यहां पर आएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दूसरी बौद्ध संगीति डैश के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन से बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं? ठीक है, कौन से बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरफ वज्र धारण करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वज्रपाणी। वज्र से याद रखिएगा, वज्रपाणी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, यहां पर आपकी सारी जो है वो विशेषताएं दी गई है कि बुद्ध छवि की पूजा, स्थानीय दोषों का आंकलन, बोधिसत्व की अवधारणा या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, बी और सी। ठीक है, डी आंसर इसका सही है, यानी कि बुद्ध छवि की पूजा, स्थानीय दोषों का आंकलन और बोधिसत्व की अवधारणा, ये महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका, बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व द्वारा प्रतीकत्व किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका त्याग। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा, अब देखिए क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, बट यहां पर जो बुद्ध के जीवन का जो त्याग है उसका जो प्रतीक है वो है आपका अश्व। ठीक है, यानी कि त्याग का प्रतीक क्या है? त्याग का प्रतीक है आपका अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। जन्म का जो प्रतीक है, जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है आपका कमल प्लस बैल। किसके बारे में बात हो रही है भाई? हमारी बात हो रही है बुद्ध के जीवन के बारे में। और प्रथम जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसका जो प्रतीक है वो क्या है? वो है आपका पहिया। तो याद रखिएगा, बुद्ध के जीवन में अगर त्याग के बारे में बात हो रही है तो उसका जो प्रतीक है, ठीक है, साइन है, वो है अश्व यानी कि घोड़ा। जन्म का प्रतीक है कमल प्लस बैल और प्रथम उपदेश का प्रतीक है पहिया। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल है? ठीक है, विनय पिटक, जातक कहानियां, अभिधम पिटक या फिर सुत पिटक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुत पिटक। डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से वह कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की है? ठीक है, की थी। इसकी रचना की थी बुद्ध चरित्र की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अश्वघोष। अश्वघोष ने रचना की है आपकी बुद्ध चरित्र की। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्धा कौन से वंश से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शाक्य। याद रखिएगा, डायरेक्टली शाक्य। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका निरंजना। निरंजना नदी के तट पर जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फल्गु नदी भी इसको कहा जाता है, फल्गु। ठीक है, और बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे उनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पर? बौद्ध गया बिहार में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका, कुछ बौद्ध शैल्य कृत्य गुफाओं को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चैत्य होती क्या है? देखिए क्वेश्चन से ही आपके जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। चैत्य क्या है? एक प्रकार की गुफाएं हैं जो कि किससे रिलेट हैं? बौद्ध से रिलेट है। तो बौद्ध की जो शैल्यकृत गुफाएं होती है उनको चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, कुछ गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, कुछ को विहार कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड। ठीक है, बी आंसर सही है। चैत्य पूजा का स्थान है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। यानी कि जो चैत्य गुफाएं हैं वहां पर आपका जो है वो पूजा पाठ की जाती है, और जो विहार है, ठीक है, वहां पर बौद्ध भिक्षु जो है वो रहते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है। अच्छा, दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ही जो है वो गुफाएं हैं। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा जाता है? ठीक है, अहिंसा, सत्य, सत्य और या ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रह्मचर्य। देखिए टोटल जो है वो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत कौन से है? एक तो है सत्य। सत्य का मतलब हो गया यानी कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया आपका असत्य। ठीक है, अस्त्य, सॉरी अस्त्य है। अस्त्य का मतलब है चोरी ना करना। ठीक है, फिर आपका तीसरा हो गया, तीसरा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, और चौथा है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या है? कि संयम का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य को जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और है, वो है आपका अहिंसा। तो ये 5 जो हैं वो क्या है? 5 सिद्धांत हैं किसके? जैन धर्म के, जिनमें से ब्रह्मचर्य को जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा जाता है।
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ठीक है, कौन सी नदी थी जहां पर जो है वो कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिजु पालिका। ठीक है जी। अच्छा, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। साल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वो था आपका वर्धमान। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न कौन से हैं आपके जैन धर्म के? ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न जो है वो जैन धर्म के माने जाते हैं, जिनको निर्वाण का मार्ग जो है वो कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर है आपका प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में जो है वो पड़ता है, सिरोही जिला। ठीक है, याद रखिएगा, सिरोही जिला। उसके अलावा इसका निर्माण जो है वो 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में जो है वो निर्माण किया गया था। और इनको डेलवाड़ा मंदिर भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दिलवाड़ा से डेलवाड़ा जैन धर्म के मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का पति कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जमाले। डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पावापुरी। ठीक है, सेकंड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, जैन कल्पसूत्र की रचना वो की थी आपकी भद्रबाहु ने। डी आंसर जो है वो इसका सही है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो रिपीटेड पूछे गए हैं उनको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म इनमें से किस 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ है? ठीक है, मान लीजिए ये जैन धर्म है, तो कौन सी 2 ब्रांचेस इसकी जो है वो बनी है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ये तो आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ऋषभ देव जो है वो इसका सही आंसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो थे आपके ऋषभ देव। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था? पहली जैन परिषद हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। डायरेक्टली आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोकन शिलालेखों में इनमें से किस लिपि का उपयोग किया गया है? ठीक है, कि जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें किस लिपि का उपयोग किया गया है? तो ब्राह्मी का भी और खरोष्टी का भी, यानी कि ए और दो दोनों लिपि का जो है वो उपयोग आपको अशोक के शिलालेखों में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता, किसके बारे में बात हो रही है? सन्निधाता डैश के पद का नाम था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुख्य कौशल्य अधिकारी। मुख्य जो कौशल्य अधिकारी था उसको सन्निधाता के नाम से जो है वो जाना जाता था। अच्छा, एक और याद रखिएगा, गोपा। गोपा जो थे वो खाते जो होते थे ना, खातों के लिए जो जिम्मेदार होता था कि उनका रखरखाव जो करेगा, उसको गोपा बोला जाता था। ठीक है, एक होते थे आपके अक्राध्यक्ष। अक्राध्यक्ष किसको बोला जाता था? जो खान के अधीक्षक, जो खाने होते थे ना उनके जो अधीक्षक होते थे। और एक होते थे आपके नव अध्यक्ष। ठीक है, नव अध्यक्ष किसको बोला जाता था? नव अध्यक्ष बोला जाता था जो आपके जहाजों के अधीक्षक होते थे। ठीक है, तो इनको अक्राध्यक्ष, खान के अधीक्षक, नव अध्यक्ष जहाजों के अधीक्षक, गोपा जो है वो खातों का जो भी संचालन वगैरह करते थे, और सन्निधाता मुख्य कौशल्य अधिकारी जो है वो उसको बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका देवाना पियदसी, देवों का प्यारा के नाम से जो है वो किसे जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अशोक मौर्य। ठीक है, अशोक को जो है वो देवाना पियदसी के नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनके बेटे, ठीक है, बिंदुसार, और उसके बाद कौन? उसके बाद अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको उखाड़कर? नंद साम्राज्य को उखाड़कर। नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर किलिंगम, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, मैक्स मूलर या मॉर्टिवर व्हीलर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जेम्स प्रिंसेप। इनके द्वारा जो है, ठीक है, अशोक और ब्राह्मी लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किया गया है 1837 के आसपास। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने में ये जो है वो सफल हुए थे, जिसके बारे में हमने ऊपर जो है वो बात करी थी। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज जो है वो आया था।
किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था? तो कलिंग का युद्ध जो रिलेट करता है वो करता है आपका अशोक से, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद जो उसमें नरसंहार हुआ था उसको देखने के बाद अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिया था, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य सभा के बारे में उल्लेख मिलता है? इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक में जो है संस्कृत नाटक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सभा के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखा दत्त, याद रखिएगा, विशाखा दत्त के द्वारा जो है वो इसको लिखा गया है, ठीक है। और विशाखा दत्त कौन थे? गुप्त काल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत किया था? ठीक है, बृहदस्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, या फिर अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, करेक्ट, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? मतलब क्रम में लगाना है आपने कि पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, पहले चंद्रगुप्त, ठीक है, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और फिर लास्ट में आता है आपका बृहदरथ। बृहदरथ जो था वो आपका लास्ट राजा था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्रवणबेलगोला, ठीक है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक जो था वो था आपका वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। और राजधानी क्या थी जब इसकी स्थापना हुई थी? राजधानी थी आपकी विदिशा, विदिशा राजधानी थी, ठीक है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वो था आपका वासुदेव, राजधानी थी विदिशा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीथियन, ठीक है। किसने अधिकार किया था? सीथियन ने जो है वो अधिकार किया था, डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आपका शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वाशिष्ठ पुत्र पुलवी मावी से होना किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कन्हेरी अभिलेख। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कन्हेरी अभिलेख किससे रिलेट करता है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनांडर, ठीक है। मिनांडर जो है वो भारत यूनानी राजा था, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिक्के, ठीक है। सिक्के कौन कौन से होते थे? आपके गोल्ड के सिक्के होते थे, सिल्वर के होते थे, इसके अलावा तांबे के होते थे, प्लस निकल के सिक्के होते थे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत माना जाता है इंडो यूनानिक के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आपका, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, मतलब कि काल, आपको क्रम जो है वो सही लगाना है कि कौन पहले फिर बाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनानी, ठीक है जी, सॉरी ये नहीं, यूनानी, शक और कुषाण। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कनिष्क डैश राजवंश के शासक थे? कनिष्क जो थे, ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, ये कौन से राजवंश के शासक थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुषाण, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, त्रिपुरी में जो है वहां पर कनिष्क के सिक्के भी जो है वो मिले हैं। अगला है, चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो डैश के समकालीन थे। मतलब सिंपल सा, आप देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बना दिया, बट ये भी पूछा जा सकता है कि चरक जो है वो किसके समकालीन थे निम्नलिखित में से, अगर क्वेश्चन छोटा करना हो तो डिपेंड करता है भाई एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के जो है वो समकालीन थे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, चरक जो है उनको भारतीय चिकित्सा का जनक भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय चिकित्सा का जनक जो है वो चरक को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कनिष्क है इसका अदर नेम क्या है? वो बोला जाता है द्वितीय अशोक, ठीक है, यानी कि सेकंड अशोक जो है वो यहाँ पर कनिष्क को बोला जाता है। और इन्होंने ही शक संवत की शुरुआत करी थी, ठीक है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने की थी? वो की थी आपकी कनिष्क ने। समझ आ गया? इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस भाग पर शासन किया था? किसके बारे में बात हो रही है? इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में बात हो रही है। इन्होंने कौन से एरिया पे शासन किया था? तो उत्तर पश्चिम पर जो है वो इन्होंने शासन किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे आपके
पुष्यमित्र, ठीक है जी, पुष्यमित्र याद रखिएगा। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद जो है वो शासन किया, इसके बाद शासन किया। और राजधानी क्या थी? राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी पूछ ली जाती है, पाटलिपुत्र, ठीक है जी, पाटलिपुत्र जो है वो यहाँ पर राजधानी थी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, पुष्यमित्र जो था वो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे बृहद्रथ, ठीक है, उनका कमांडर था। याद है, पहले ये मौर्य साम्राज्य में ही कमांडर था, उसके बाद जो है वो इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, मगध जो था ये आपका शुंग साम्राज्य का केंद्र था, मतलब जो सेंटर होता है ना शुंग साम्राज्य का, वो कौन सा था? वो भी आपका मगध था। अगला है शिल्पा दिकाराम, एक तमिल महाकाव्य है, ठीक है। क्या है? शिल्पा दिकाराम क्या है? एक महाकाव्य है जो कि तमिल में है। इसको किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलंगो आदिगल, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो इसको लिखा गया है। करेक्ट, आपको याद रखना है। संगम काल के दौरान भूमि कर यानी कि जो आपका लैंड टैक्स होता था, किस शब्द का उपयोग जो है वो उसके लिए किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका करई। करई को जो है वो आपका भूमि कर बोला, मतलब भूमि कर को जो है वो करई बोला जाता था। और इसमें कुल उपज का जो है वो छठा हिस्सा लिया जाता था। समझ आया आपको कि संगम काल किसके बारे में बात हो रही है? संगम काल में जो आपका लैंड टैक्स होता था उसको करई के नाम से जाना जाता था। और इसमें होता क्या था कि कुल उपज का छठा हिस्सा भूमि टैक्स के यानी कि लैंड टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तोल्कापियम किसका नाम है? ठीक है, तोल्कापियम किसका नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तमिल व्याकरण की एक पुस्तक। याद रखिएगा, प्राचीनतम एक जीवित तमिल व्याकरण है, ठीक है, जो अभी भी है, तो उसको बोला जाता है तोल्कापियम। नेक्स्ट है आपका अमेचर शब्द का वर्णन। अमेचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके रूप में किया गया है? तो अमेचर बोला जाता था आपका मंत्रियों को, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, थुरार भी एक शब्द यूज किया जाता था संगम काल में, वो बोला जाता था आपका दूत को, थुरार दूत को बोला जाता था। और एक ओरार बोला जाता था, ओरार, ये किसके लिए यूज किया जाता था? ये गुप्तचरों के लिए जो है वो यूज किया जाता था। समझ आ गया? याद रखिएगा, करई जो है वो लैंड टैक्स होता था संगम काल में। अमेचर मंत्रियों का जो है वो एक मंत्रियों को बोला जाता था, थुरार दूत को बोला जाता था, और ओरार जो है वो गुप्तचर को बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको मिलान करना है कि राज्य और प्रतीक कौन कौन से थे, ठीक है, कि चौल का कौन सा था, बाकियों का कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, चौल का जो प्रतीक था वो था आपका चीता, ठीक है, ए का बी। फिर चैर का जो था वो था आपका धनुष और बाण, ठीक है, बी दूसरे का सी। और पांडे का जो है वो आपका मछली, ठीक है। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, ठीक है। फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही होगा। याद रखिएगा, जो चौल थे उनका प्रतीक क्या था? चीता था। चैर का जो है वो धनुष और बाण था, और पांड्य का जो था वो मछली था। नेक्स्ट है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी जो थी वो आपकी मैदुरे थी, ठीक है, याद रखिएगा। मैदुरे जो थी वो 14वीं शताब्दी के मध्य तक रही थी। इसके अलावा इनकी और भी कैपिटल थी, जैसे आपकी कोरकाई हो गई, प्लस आपकी जो है वो तैनकासी हो गई, ठीक है। तैनकासी जो थी वो 16वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो तैनकासी थी। तो ये थोड़ा थोड़ा आप जो है वो दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली जो है वो उसको कर पाओगे। थोड़ा सा भी अगर आपको याद रहेगा कि हाँ भाई हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो एक बार नजर के नीचे से निकला होगा तो आप आराम से जो है वो उसको कर दोगे। पुहार या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस वंश का बंदरगाह था? ये दोनों बंदरगाह, ठीक है, मतलब एक ही नाम है, पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम, ठीक है, किस वंश का बंदरगाह था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चोल। चोल वंश का बंदरगाह जो है वो इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये इसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है आपको। वेल्लालर बड़े भूस्वामियों को बोला जाता था, बिल्कुल सही है। उझावर जो है वो साधारण किसान को बोला जाता था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। कैदिसार जो है वो भूमिहीन श्रमिक को बोला जाता था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है। और कर्मकार जो है वो ग्राम प्रधान को बोला जाता था, ये बिल्कुल गलत है। कर्मकार कौन से होते थे? कर्मकार उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो दास टाइप होते थे, जिनके पास अपनी जो है वो जमीनें नहीं होती थी, किसी और की जमीन पर रहकर जो है वो काम करते थे। और जो आपके ग्राम प्रधान होते थे उनको ग्राम भोजक बोला जाता था, ग्राम भोजक। तो ये याद रखिएगा, मतलब जो तमिल वाला एरिया है उसके बारे में बात हो रही है, तमिल वाला जो क्षेत्र होता था, तो वहां पर वेल्लार बड़े भूस्वामी, उजवार उझावर साधारण किसान, कैदी सियार भूमिहीन श्रमिक, और कर्मकार जो है वो दास होते थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले के चेरा डायनेस्टी यानी कि जो पहले की चेरा वंश थे उनमें किन राजाओं का जो है वो शासन था?
सॉरी, पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? जो चेरा डायनेस्टी थी उन्होंने निम्नलिखित में से किन एरिया पे शासन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु और केरला। ठीक है। अच्छा, चेरा वंश के जो संस्थापक माने जाते थे वो माने जाते हैं आपके उदयन। ठीक है, उदयन, उदयन पूरा नाम है उदयन जयरल अथान। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल के बारे में बात हो रही है, ब्राह्मणों के बारे में बात हो रही है और लैंड के बारे में बात हो रही है कि ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी गुप्त काल में उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे आपका अग्राहर। ठीक है, अग्राहर कहा जाता था। ठीक है, देखिए दो प्रकार की भूमि होती थी, अग्राहर, समझ लीजिएगा, अग्राहर, और दूसरी होती थी आपकी ब्रह्मादेय। ठीक है, ब्रह्मदेय। अग्रहार कौन सी होती थी? जो दोनों ही ब्राह्मणों को दी जाती थी, बट ये दी जाती थी आपकी धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्य या फिर आपके शैक्षिक कार्य हो गए उनके लिए दी जाती थी। ब्रह्मदेय जो होती थी वो आपकी पर्सनल यूज के लिए दी जाती थी। अब इसमें जो अग्रहार भूमि होती थी उस वो जो है वो टैक्स फ्री होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ब्रह्मदेय जो भूमि होती थी वो क्या होती थी? वो उस पर टैक्स जो है वो इंक्लूड किया जाता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था और दोनों ही जो है वो गुप्त काल में यूज होती थी, चाहे वो अग्रहार हो चाहे वो ब्रह्मदेय हो, और दोनों ही भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। अच्छा, अग्रहार जो थी, अग्रहार इसका जो ऑनर माना जाता था वो देवता या फिर मंदिर को माना जाता था और ये मंदिर के आसपास ही जो है वो दी जाती थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो था आपका श्रीगुप्त। याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की कृति, ठीक है, यानी कि उनकी कोई रचना डैश चंद्रगुप्त के दरबार और उनके प्रशासन का वर्णन करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिका। इंडिका जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है उसमें चंद्रगुप्त के दरबार और उनके प्रशासन के बारे में जो है वो बताया गया है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिका किसने लिखी है, डिपेंड करता है भाई क्या पूछा जा सकता है। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ डैश था? भुक्ति किसको बोला जाता था? भुक्ति जो है वो एक प्रांत को जो है वो बोला जाता था, यानी कि भुक्ति जो है वो एक प्रांत के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? ठीक है, किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की संस्कृत में रचना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरिसेन। ठीक है, याद रखिएगा, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोल विधियों में से एक था? तो ये तो आपको पता ही होगा, आर्यभट्ट जो है वो उनका नाम है। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए यहां पर ऐड किए गए। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वीणा। ठीक है, वीणा, समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, इनको सिक्कों पर जो है वो इसको बजाते हुए मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके कुमारगुप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया है? ठीक है, अब देखिए स्कंदगुप्त जो था उनके टाइम पीरियड में गोल्ड और जो आपके सिल्वर कॉइन है, अलग अलग टाइप के गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो है वो जारी किए जाते थे। अब यहां पर पूछा गया कौन सा सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया था? तो बैल प्रकार का, यानी कि जिस पर बैल प्रिंट किया हो वो सिक्का जो है वो जारी नहीं किया गया था गोल्ड के केस में। तीरंदाज का भी सिक्का जारी किया गया था, घुड़सवार का भी, राजा और रानी का भी। इसके अलावा गोल्ड के केस में अगर बात करें तो आपका सिंहवध, ठीक है, सिंहवध यानी कि शेर को मारा जा रहा है उसका भी सिक्का जारी किया गया था, और छत्र का भी सिक्का जारी किया गया था। तो ये 5 प्रकार के गोल्ड सिक्के जो है वो जारी किए गए थे। बात करें अगर सिल्वर की, ठीक है, तो सिल्वर में सबसे पहला हो गया आपका बेदी। बेदी एक प्रकार का टेबल होता है। सेकंड आपका हो गया गरुड़। ठीक है, गरुड़ के मेंशन सिक्के आपको जो है वो सिल्वर के देखने को मिल जाएंगे स्कंदगुप्त के टाइम के। फिर मध्य देश के हो गए, ठीक है, और एक हो गया आपका बैल का। तो बैल का आपको जो है वो सिल्वर में देखने को मिलेगा, ना कि गोल्ड में। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन, सेकंड कौन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। पहले कौन आता था? पहले आता था आपका श्रीगुप्त। ठीक है जी, उसके बाद है नंबर समुद्रगुप्त का, उसके बाद नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय का, और उसके बाद है स्कंदगुप्त का। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन ऐड किए हैं क्योंकि जेईआईटी का एग्जाम है, एज सच आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन ऊपर ऊपर से हो तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज, करंट अफेयर जरूर पढ़ने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि एटलीस्ट 2 साल के करंट अफेयर तो आपको पूछे ही जाएंगे। तो भाई हम करंट अफेयर वगैरह तो आपको अच्छे से जो है वो कोर्स में करवा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट कोर्स है, तो उसको जाकर एक बार जो है वो जरूर विजिट कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो
चालुक्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक 543 ईस्वी में इन्होंने जो है वो चालुक्य वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित एहोल शिलालेख जो है, ठीक है, मतलब कि कौन सी भाषा में जो है वो एहोल शिलालेख जो है वो लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संस्कृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ह्वेनसांग। ठीक है, जिसको जुआन जांग भी जो है वो बोला जाता है, ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नगरम। ठीक है, नगरम को जो है वो वाणिज्यकर्ताओं के, व्यापारियों के एक तरीके से बोल लीजिए संगठन के रूप में जो है वो जाना जाता है। व्यापारियों का संगठन, उसको क्या बोला जाता है? नगरम बोला जाता है पल्लवों के शिलालेखों में। ठीक है, उर जो है, उर किसको बोला जाता है? वह स्थान जहां पर किसान रहते हैं उसको उर बोला जाता है, किसानों के रहने का स्थान को उर बोला जाता है। और सभा जो है वो आपका ब्राह्मणों को जो लैंड दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? उसको सभा बोला जाता था। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन सा शासक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंह विष्णु। ठीक है, और राजधानी क्या थी? राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। याद रखिएगा, कांचीपुरम जो है वो राजधानी थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? तो वो किया था आपका कन्नौज और प्रयाग में। याद रखिएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति डैश वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक थे? तो वर्धन वंश के जो है वो पुष्यभूति संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वैसर शैली निम्न द्वारा विकसित की गई थी। वैसर शैली के बारे में याद रखिएगा, वैसर शैली का जो रिलेशन माना जाता है वो चालुक्य से माना जाता है। ठीक है, आपको कोड याद रखने हैं बस, उसके बाद आपको जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालुक्य क्षेत्र कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। स्टेटमेंट गलत है। एहोल चालुक्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र हुआ करता था, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पल्लव। ठीक है, कांचीपुरम जो है वो 4वीं से 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश की, मतलब पल्लव राज्य की जो है वो राजधानी थी। तो ये थे भाई आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएंगे। सिर्फ रिवीजन के पर्पज से ये जो है वो आपकी वीडियो थी। ठीक है, इसलिए डिटेल जरा शेयर नहीं की है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही डिस्कस किए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन चाहिए इसी तरीके से 100 2024 के, तो कमेंट कर दीजिएगा यस। जितने ज़्यादा यस होंगे आपको वीडियो उतनी जल्दी मिलेगी। ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट बैच जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।